जय हिंद दोस्तों। सहारा इंडिया आप जानते ही हैं कि ये 2006-7 से सहारा इंडिया कॉरपोरेशन के नाम से जब ये पैसा जमा करा रहे थे, उसके बाद कैसे कैसे क्या क्या नाम से ये कंपनियां लेकर के आए, पॉलिसी आम लोगों को दिए। मामला सेबी के और आरबीआई के देखरेख में ये साबित हुआ कि ये पैसा गलत तरीके से जमा करा रहे थे और जिसके एवज में इन्होंने पैसा जमा कराने पर रोक लगा करके पैसा रिफंड करने के लिए कहा और फिर 2011-12 में ये चला गया सुप्रीम कोर्ट के पास मामला। तब से ये अब तक वही केस चला आ रहा है और उसके बीच में कई और पिटीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल किए गए थे। यहाँ तक कि सहारा में कार्य करने वाले जो तमाम लेबर वर्कर हैं, मीडिया से जुड़े इनके जो कार्यकर्ता है, कर्मचारी हैं और जो इनकम टैक्स है उसको लेकर के इनकम टैक्स विभाग ने भी कई केस इनके ऊपर दायर किए हैं। तो ये तमाम केस वर्षों से चले आ रहे हैं। 2011-12 है, 14 है, 15 है, 16 है, 19-20 है, 22 है, 24 है, ये कंटिन्यू चले आ रहे हैं। 25 में भी कई पिटीशन पड़े हुए हैं। तो इस मामले में जो सुप्रीम कोर्ट का दोहरापन है, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े पैसे वालों का केस हो, चाहे बड़े नेताओं का केस हो, जितना भी राजनीतिक मैटर है वो हो, चाहे वो पहले के समय में अभिनेताओं से जुड़ा हो, और इस पर सुनवाई करने के लिए स्पेशल बेंच का गठन करना और उस स्पेशल बेंच के द्वारा बहुत ही तत्परता से सारी चीजों पर व्याख्या करते हुए, टिप्पणियां करते हुए डिसीजन दे देना। तमिलनाडु का केस सबसे बड़ा है। तमिलनाडु के केस के बारे में इतना जल्दबाजी में जजमेंट कि बिना उस पूरे 10 बिल को पढ़े हुए, समझे हुए, सीधे उसको वहां से उस एक्ट को लागू करवा दिया गया और हिदायत राज्यपाल और राष्ट्रपति तक को दे दी गई और एक समय सीमा निर्धारित कर दी गई कि 90 दिन के अंदर आपको डिसीजन देना ही देना है। वो जज राज्यपाल और देश के सर्वोच्च पद पर और नागरिकता का स्थान लिए राष्ट्रपति का पद, जिसके लिए कार्यपालिका के अनुरूप कोई भी समय सीमा का बाउंड नहीं है, उस पर जांच परख करने के बाद फिर उसको प्रस्तावित करना, उस विधेयक को उनका अधिकार है और उस अधिकार को सुप्रीम कोर्ट के जज एक दायरे में बांधते हैं कि 90 दिन के अंदर आपको करना ही करना है उसको। उस राष्ट्रपति पद को ये समय सीमा में बांधना चाहते हैं कि जिनके सिग्नेचर से जब जजों की अपॉइंटमेंट होती है तो उनके ही सिग्नेचर से ये जज की कुर्सी पर जाकर के बैठते हैं और उनको ये 142 एक्ट के तहत देते हैं आदेश। समय सीमाएं के बंधन में बांधते हैं सुप्रीम कोर्ट के लोग राष्ट्रपति को और स्टेट लेवल पर राज्यपाल को। इनकी समय सीमा क्या है इनकी समय सीमा? इनका दोहरापन का जो ये रवैया है, आप देश के सर्वोच्च अदालत पर बैठ करके अपनी मर्यादाएं लांघते हैं, संविधान के सारे सिस्टम को तोड़ते हैं खुद, और आपकी आंखें कहीं बंद हो जाती हैं, आपके जुबान कहीं खामोश हो जाते हैं और कहीं स्पेशली रूप से कुछ समय के लिए खुलते हैं तो सारे संवैधानिक सिस्टम को तार-तार करने के लिए खुलते हैं और आपके जो कलम चलते हैं वो संवैधानिक सिस्टम को भी तार-तार कर देते हैं। सहारा के 13 करोड़ निवेशक और उनसे जुड़े लगभग 40 से 50 करोड़ उनके परिवार के जन का दुख आपको नहीं दिखता है। 2011-12 से चले आ रहे केस आप ला करके ऐसे मुहाने पर खड़े किए हैं कि सेटलमेंट दिखाया जा रहा है, केस को क्लोज दिखाया जा रहा है और आप 2 अप्रैल का डेट को आप पूरे जनमानस के लिए शो भी नहीं कराना उचित समझ रहे हैं कि कम से कम लोगों को ये पता चले कि केस की स्थिति क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट का दोहरापन का रवैया पूरे देश को गुमराह कर रहा है। आप इल्जाम लगाते हैं देश के सारे लोगों पर, नहीं है ट्रांसपेरेंसी, पूरे सिस्टम में नहीं है, क्योंकि जब सर्वोच्च स्थान पर बैठे लोग जब मोटी मोटी मलाइयां खाते हैं, अपने जो एक सिस्टम बना है नीचे से ऊपर तक उनके द्वारा, और उन मोटी मोटी मलाइयों के परिप्रेक्ष्य में डिसीजन दिए जाते हैं। आपको 50 करोड़ सहारा के परिवार के लोगों की चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मोटी मोटी मलाइयां आपके जवान को खामोश कर देती हैं, आपके कलम को रोक देती हैं, आपके जजमेंट बड़े बड़े दरबार के चौखटों पर दम तोड़ देती। यह है आपका दोहरापन,
न्याय करने का तरीका। आपके घरों में करोड़ों रुपए मिले, एक एफआईआर नहीं हो सकती, ऐसा संविधान बना है, ऐसा कानून बना है। मैं निंदा करता हूं ऐसे घटिया एक्ट की, जिसमें कि ये सिस्टम बना दिया गया। और किसने बनाया ये जनता तय करे कि किसके समय में बना है। आप तय करें कि ये कौन सिस्टम बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज अगर किसी भी करप्शन में लिप्त पाए जाते हैं तो उनकी जांच तक नहीं हो सकती, वो जेल नहीं जा सकते। उनको तो आरोप लगते ही पहले अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। जब तक जांच पूरी न हो जाए तब तक उनको कार्य से हट जाना चाहिए, क्योंकि उनका न्याय पूरे भारत के नागरिकों के लिए समानता का एक भाव प्रदर्शित करता है। और आप पैसे के बदले न्याय देते हैं, और ऐसा होता ही है। किसी का पकड़ लिया जाता है, किसी का नहीं पकड़ में आता है तो वो साफ साफ बच जाता है। बड़े बड़े नेताओं का जो जमानत है ये मोटी मोटी मलाइयां लेकर ही दी जाती हैं, चाहे वो बड़े बड़े अभिनेता पहले के हुए हों। रोड रेज केस था, और एक केस जो काले हिरण का केस था, जो कि कानूनी अपराधों में बड़े स्तर पर ये होते हैं और इसमें सजा होना निश्चित होता है। उस अभिनेताओं को और ऐसे पॉलिटिकल राजनेताओं को आप ऐसा जमानत देते हैं कि फिर उसकी फाइल बंद ही रह जाती है, खुलती ही नहीं। यह है आपका ट्रांसपेरेंसी जजमेंट कि आप 50 करोड़ गरीब परिवार जो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और उसी पैसे से सहारा के लोग बड़ी बड़ी मोटी मलाईदार फीस वकील को दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो सिस्टम को भी जा रहा है, और उसको आप लंबा लंबा और लंबा, अति लंबा करते खींचते जा रहे हैं। वो कैसा न्याय है कि जब न्याय पाने वाला इस दुनिया में रहे ही नहीं। जो 16 अप्रैल को सुनवाई होनी थी पिनाक-पानी मोहंती केस की, उसकी सुनवाई 23 अप्रैल को है। अब देखिए उसमें क्या होता है, या वो भी सिर्फ 23 अप्रैल शो करते 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 चला जाएगा। होगा सिस्टम अंदर, पता नहीं कौन सा सिस्टम है कि जो वर्षों वर्षों तक चलता रहता है। ना कोई पेपर उनको मिल पाता है सीजीआई के पास या लोअर बेंच के न्यायाधीश के पास। कौन सा ऐसा पेपर है जो कि आपको नहीं मिल पाता? कोई भी एडिशनल पेपर अगर आपको लेना है उसमें भी देर हो जाए। ये कैसा आपका दोहरा रवैया है? खाइए मोटी मलाई, और सहारा के करोड़ों निवेशकों को, पीएसीएल के करोड़ों निवेशकों को सहारा चिट फंड जैसे कंपनियां, शारदा चिट फंड जैसी कंपनियां आए और लूट लूट करके चली जाएं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यहाँ पर सरकार इस समय की बहुत लोगों के सोच के हिसाब से बहुत बुरी होगी, लेकिन आप कभी भी अपने मन में ईमानदारी से समीक्षा करिएगा कि चाहे वो 1 रुपया किसी को दिए हो, चाहे वो 50,000 दिए हो, चाहे वो 10 लोगों को मिला हो या वो 1,000 लोगों को मिला हो, लेकिन ये भुगतान किसी न किसी तरीके से, बहुत ही घटिया गंदे तरीके से ही मैं मानता हूं, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रवैया मैं मानता हूं सरकार का है। लेकिन दिया किसने? अब कोई ये न कहे कि इसके दबाव में, उसके दबाव में, कोई दबाव नहीं। अगर करने की नीयत अगर नहीं होती तो किसी का दबाव सरकारों के ऊपर नहीं चलता। ये हम लोग जो इतिहास पढ़ते आ रहे हैं 1947 के बाद, और जैसी सरकार की उस समय प्रक्रिया थी, जैसे वो आम लोगों के लिए एक्ट बनाते थे, सुविधाएं अपने पास रखते थे, उन सरकारों के बारे में हम लोग जानते हैं। और बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, जो आज के बहुत युवा हैं वो भले उनको पढ़ना पड़े, लेकिन हम लोगों ने भी देखा है, और हमसे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने भी देखा होगा कि किसी भी तरह का फंसा हुआ पैसा फंसा ही रह जाता है इस सिस्टम में। किसी को 1 रुपए नहीं मिलता। यह सिस्टम इतना क्रूर और कट्टर है कि किसी को 10 रुपए की मदद भी नहीं करता। लेकिन यह सरकार, तमाम खामियां आप समझें इसके, लेकिन कुछ लोगों को कुछ ना कुछ पैसा इसी के माध्यम से मिला है। नहीं तो झारखंड का भी आप देख लीजिए। मैं एनजीओ की बात नहीं कर रहा, वो अपनी तरफ से जो भी कोशिश कर रहे हैं, अब उसका जो भी राजनीतिकरण हो या जो भी हो, उससे मतलब नहीं है। लेकिन जो सरकार वादे करके चुनाव जीत करके आई थी, वो भी कहीं न कहीं कानूनी पचड़े में सारे सिस्टम को डाल करके सरकार उनकी है। 2-4 करोड़ रुपए धीरे धीरे करके 5 साल में फूंक भी देंगे। वो पब्लिक का पैसा है, उनके घर का पैसा नहीं लग रहा है। अगर वो फूंक भी देंगे इस केस को दिखाने के लिए, जबकि उसमें भी भ्रष्टाचार होगा ही, क्योंकि वो फी वकीलों को जाएगी, लाखों से करोड़ों में हो जाएगी, लेकिन फिर उसके बीच भी कुछ ना कुछ कमाने का जरिया तो बनेगा ही, क्योंकि बिना कमीशन के कहीं कोई काम नहीं होता है। बात थी सीधे मुआवजा देने की, जो लोग आज इस दुनिया में नहीं है, नहीं मिला। मामला लीगल तरीके से उलझ गया, और कोर्ट में जो मामला चला जाता है तो वो कोर्ट कब फैसला देगा इसका समय सीमा नहीं है। लेकिन
देश के पहले स्थान पर बैठे राष्ट्रपति को उन्होंने समय सीमा में बांधने का आदेश दे दिया। ईडी ने कार्रवाई की है, कुछ दिन पहले 707 एकड़ जमीन जब्त की है। क्या मिलने वाला है उसे? 1400 करोड़ की संपत्ति जब्त करने से कई लाख करोड़ का भुगतान हो जाएगा? नहीं, जितने भी कानूनी अटैक सहारा के ऊपर होंगे, सहारा और सुरक्षित होता चला जाएगा, निवेशकों से पैसा और दूर होता चला जाएगा। जब सरकारें इसमें ज्यादा इन्वॉल्व होंगी, एजेंसियां और इन्वॉल्व होंगी, तो उतना ही सहारा सुरक्षित रहेगा। इसमें मुकदमे नहीं, फैसलों की जरूरत है, और फैसला सुप्रीम कोर्ट से कैसे मिल रहा है ये आप जान ही रहे हैं। और इनके कहने को तो 2012 में इन्होंने 62,000 करोड़ रुपए एमबीवाइली में लगाया था, लेकिन सब कहीं किसी के पास गिरवी है, कहीं किसी पर लोन है, और जो बचा खोचा था 707 एकड़ वो ईडी ने अपने कस्टडी में ले लिया है। तो बचा क्या? कुछ नहीं बचा। और जहां जहां ये जमीनें फंसी हैं उस पे लोन सैंक्शन है, क्या वो आसानी से बिक जाएंगी या बिकेंगी? तो वो क्या 62,000 करोड़ रुपए भी निकाल पाएंगी? उस समय की मैं बात कर रहा हूं, आज से लगभग 13-14 साल पहले, जबकि सहारा के पास कमेंट बॉक्स में कई लोग आए, बोले कि सहारा इतना हल्का नहीं है, सहारा के पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति। अरे भाई, जिसके पास 20 लाख करोड़ की संपत्ति है तो ये 3-4 लाख करोड़ बांट करके पैसे अपने निवेशकों को दे करके वो क्यों नहीं स्टैंड अप कर जाता? क्यों अपनी शीशा लेदर करा रहा है? ये उनको मेरा ये जवाब है कि जो कभी मेरे कमेंट बॉक्स में आकर के बोले थे कि 20 लाख करोड़ सहारा की मालकियत है, और ये उस समय कमेंट उन्होंने किया था जब एक लेटर वायरल हुआ था सुब्रत राय के बेटे सुमंतो राय का। और जो ऐसे कमेंट करते हैं, सहारा का पक्ष रखते हैं, वो आने वाले समय में और कठिन दौर देखेंगे। वीडियो लाइक करके जाइएगा, आपसे यही विनती है। चैनल पर अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तो फिर नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।